कंपनीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, सिंगल मेंबर भी हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी होती हैं, LLP भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक ब्रांड बनाना है, इसी चैनल की अगर हम एग्जांपल ले लें, द लीगल फोरम का मुझे एक ब्रांड बनाना है, तो कंपनी बनानी है या ब्रांड बनाना है जो भी, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो रजिस्टर करवानी पड़ेंगी? कंपनी का अपना अकाउंट है, कंपनी का अपना ऑफिस है, कंपनी का सब कुछ अपना है। जो डीलिंग करती है वो भी कंपनी होती है। कंपनी सॉल्वेंट होगी तो कंपनी होगी, मैं नहीं होंगी सॉल्वेंट। एक अलग शख्सियत है, मैं उसमें डायरेक्टर हूँ, मैं सिर्फ शेयर होल्डर हूँ। कंपनी एक अलग शख्सियत बन जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद। ब्रांड और कंपनी, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रांड क्या है, कंपनी क्या है। यकीनन आप भी हो रहे होंगे। ब्रांड एक अलग चीज़ है, कंपनी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ब्रांड है आपका नाम, आपकी पहचान। हम अक्सर सुनते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, तो ये टाइप्स का क्या डिफरेंस है? कितनी टाइप्स होती हैं और क्या डिफरेंस है इनमें? LLC भी जब आप US में रजिस्टर करते हैं उसमें भी हार्डली 20 डेज़ आपको लग जाते हैं, 18 से 20 दिन या 15 से 20 दिन लग जाते हैं। SCCP पाकिस्तान के इदारे ने सबसे, इस वक्त दुनिया में सबसे जल्दी जो चल रहे हैं वो SCCP है, पाकिस्तान का इदारा है। सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ, अब सब कुछ ही ऑनलाइन है। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट थी एडवोकेट लाइबा खान, जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं, कराची में प्रैक्टिस करती हैं, और शायद चैनल की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हमारे साथ डिस्कशन का कोई कॉर्पोरेट लॉयर जो कि प्योरली कॉर्पोरेट लॉयर हो हिस्सा बना हो। और हमने आज उनसे जाना कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ब्रांड्स को किस तरह से रजिस्टर करवाया जा सकता है। स्टार्टअप्स का दौर है, तो अगर कोई भी स्टार्टअप क्रिएट करता है, कोई स्टार्टअप शुरू करता है, तो वो अपने ब्रांड को किस तरह से रजिस्टर करा सकता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, जो उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपनीज कैसे रजिस्टर करते हैं, कौन से टाइप्स होती हैं, तो ये सब जाना हमने इस पॉडकास्ट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही है, तो वॉच एंड एंजॉय। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाई। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉर्पोरेट लॉयर होता कौन है? आप मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि कॉर्पोरेट लॉयर कौन होता है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है। जैसे हम लिटिगेशन में कोर्ट्स जाते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर क्या करता है? अच्छा देखिए सर, जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट में सब चीज़ें ही आ जाती है, बिज़नेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, कंपनीज़ के मैटर्स, चाहे फिर उसमें आप टैक्स का बोल लें या रजिस्ट्रेशन के हवाले से बोल लें। यानी एक बिज़नेस को चलाना फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, ये पूरा ही कॉर्पोरेट कवर करता है इसको। फिर इसमें यह है कि आप अगर डेप्थ तक जाएं, या मेन अगर हम चीज़ बोलें तो हम बोलेंगे कंपनी को, कंपनी से ही मैं कॉर्पोरेट को डिफ़ाइन करूँगी। यानी कि कॉर्पोरेट लॉ में हम बहुत सारे टर्म्स सुनते हैं, जैसे मर्जर एक्विजिशंस हो गए, कंपनीज रजिस्ट्रेशन हो गई, तो क्या क्या ऐसे काम हैं जो कि एक अपने कॉर्पोरेट लॉयर अपनी लाइफ में करता है, अपनी रूटीन में वो करता है? सर देखिए, कॉर्पोरेट अगर हम इसकी डेप्थ पे जाएं तो ये बहुत वाइड स्कोप है, जो कि शायद मैं इस इंटरव्यू में अगर एक्सप्लेन करूँ तो शायद रात हो जाए। लेकिन ब्रीफली मैं इसको बताऊँगी कि फॉर एग्जांपल मिसाल देती हूँ कंपनी की। कोई भी कंपनी, इसके कंप्लाइंसेस हो गए, इस कंप्लाइंसेस का मुराद ये है कि शायद चाहे उसका टैक्स हो गया या रिन्यूअल हो गई या जो भी कंप्लाइंसेस हो गई A to Z, ये सभी भी कॉर्पोरेट में आ जाते हैं। ये सभी कॉर्पोरेट कवर कर लेते हैं इस चीज़ों को। तो आप समझ लें कि समरी ये होगी कि बिज़नेस कॉर्पोरेट करता है, बिज़नेस को कवर करता है। एक कॉर्पोरेट लॉयर की अगर आप लाइफ देखती हैं तो लाइफ कैसी है? आपने लिटिगेशन वगैरह में भी काम किया, और अगर किया है या नहीं किया तो किस तरह से डिफरेंट है? क्या कोई 9 to 5 जॉब होती है या कुछ डिफरेंट है? देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को दिल से करें ना, तो आप उसको एज अ जॉब करके नहीं करते हैं, फिर आप उसको इंटरेस्ट से करते हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरीज होती हैं, खासकर जो फीमेल लॉ एस्पिरेंट्स होती हैं, उनकी क्यूरीज होती हैं कि कॉर्पोरेट लॉ किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन सी फील्ड्स उनके पास मौजूद हैं। क्योंकि मैंने तो लिटिगेशन की है, हमेशा लिटिगेशन में रहा हूँ, और मेरा कोई एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट लॉ का है नहीं। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, आप कि आपका एक्सपीरियंस बेसिकली होता कैसे है? अच्छा, अगर लॉ की फील्ड को देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में लॉ को शायद लोग इतना अच्छा समझते हैं ऑब्वियसली, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा लोग इसको टेक्निकल समझते हैं कि लड़कियों के लिए नहीं होना चाहिए। कहाँ कोर्ट में धक्के खाएंगे? हाँ जी, क्योंकि जो चीज़ फिजिकली लड़का कर सकता है, भाग दौड़, लड़कियां उस मुकाबले में नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ तो नेचुरल है। फिर मैं इस चीज़ को देखती हुई लड़कियों को बिल्कुल बोलूँगी कि कॉर्पोरेट आपका हाथ का कमाल है और माइंड का कमाल है। ठीक है, कॉर्पोरेट में ये है कि आप बैठ के भी सारी हद तक चीज़ें कर सकते हैं। ऑब्वियसली जहाँ तक आपको नीड होती है, आप कोर्ट या फिर अपने जहाँ आपका इदारा होता है जिससे लिंक होता है, वहाँ आपको जाना पड़ता है। लेकिन एट दी एंड जहाँ पर कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ से लड़कियाँ बच जाती हैं। तो मैं कॉर्पोरेट को डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी लड़कियों के लिए कि हर लड़की कॉर्पोरेट में ही जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने इंटरेस्ट पे भी होता है, बहुत सारी इंटरेस्ट भी
अर्न करता है। लेकिन ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें ये बात कहती हैं तो वो नाराज़ होती हैं कि आप हमें क्यों किसी से कम समझ रहे हैं। कम लड़कियां बिल्कुल भी नहीं हैं दिमागी लिहाज से देखा जाए तो, बल्कि ज़्यादा ही अच्छी हैं लड़कियां। लेकिन ये है कि फिज़िकली तो लड़कियां थोड़ी सी वीक हैं लड़कों के मुकाबले में। तो वहाँ अगर देखा जाए तो फिर मैं कहती हूँ लड़कियाँ भाग दौड़ नहीं कर सकती। लड़कियों को थोड़ा सा ये कि संभल के देखना होता है, संभल के चलना पड़ता है, थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ता है। उस हिसाब से देखा जाए तो कॉर्पोरेट लड़कियों के लिए बेस्ट है। बाकी नो डाउट मैं ये कभी नहीं बोलूँगी लड़कियाँ कम हैं, लड़कियाँ हर चीज़ कर सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने बताया ना, जो कंफर्ट चीज़ होती है, मैं तो आप कहना चाह रही हैं कि अपने कंफर्ट जोन होता है। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन भी आता है, अक्सर पूछा जाता है कि सैलरीज़ के बारे में। आप बेशक अपनी जो सैलरी है वो ना बताएं, बट एक राउंड फिगर हमें बताएं कि कॉर्पोरेट लॉ में जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी क्या सैलरीज़ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सैलरीज़ होती हैं उनकी, अच्छी होती हैं नहीं होती। देखिए डिपेंड करते हैं। अब अगर मैं किसी बिल्कुल फ्रेश बंदे को लूँगी तो सैलरी नहीं होगी। जिस तरह मैंने जब फ्रेश स्टार्ट किया तो मैंने तो बिल्कुल बग़ैर सैलरी के मैं जाती थी, क्योंकि आप लर्न करते हैं। लेकिन जब आप एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं अपनी कंपनी को, क्योंकि जब आप कंपनी को कुछ देंगे तो कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाएगी। मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी तो कंपनी सैलरी नहीं देगी। ऑब्वियसली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को कैसे डील करते हैं, आप कंपनी को कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, उस हिसाब से सैलरी भी होती है। और हाँ, कॉर्पोरेट की अच्छी सैलरीज भी होती हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू लिटिगेशन, क्योंकि वही बात है, वहाँ पे तो स्टार्ट नहीं केस शुरू में क्या ही पकड़ना, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप क्या ही केस पकड़ सकते हैं। बट शुरू में आपको बेसिकली आपने लर्न करना होता है, आपने सीखना होता है, तो आपको फ्री से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट में भी क्या ऐसा ही है कि आपको फ्री से स्टार्ट करना पड़ता है? सब कुछ ऐसा ही होता है, कॉर्पोरेट में फ्री से स्टार्ट करना होता है। लेकिन अगर आप देखें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत अच्छी सैलरी आप कर सकते हैं। 6 डिजिट से कम कोई भी आपको नहीं देता। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से है, कहाँ से आपने स्कूल पढ़ा, डिग्रीज़ कहाँ से हैं, कौन कौन सी डिग्री आपने की है, मास्टर भी किया हुआ आपने या नहीं? अच्छा सर, स्कूलिंग वैसे तो मैंने स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह से तो नहीं की है। PCHS से मैंने स्कूलिंग, एंड वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। देन PCHS इज़ आई थिंक गुड, या बट हमारी सोसाइटी में ये होता है ना कि थोड़ा बहुत अच्छा स्कूल था, नो डाउट मेरे लिए बहुत अच्छा स्कूल था। मैं आज उसी की वजह से यहाँ पहुँची हूँ। देन मैंने लॉ किया है, और लॉ के बाद अब मैं आपके सामने हूँ। और लॉ में मतलब मैंने कॉर्पोरेट साइड की ही किया है। लिटिगेशन को ऑब्वियसली अब जब एक लॉयर होता है, लॉयर हर केस देखता है। लॉयर को आप बोलेंगे ना कौन सा केस, लॉयर हर केस देखता है। लेकिन लॉयर की एक्सपर्टीज़ क्या है? मेरी एक्सपर्टीज़ है कॉर्पोरेट, कंपनीज, ट्रेडमार्क, A to Z सभी है। अच्छा, कमिंग बैक टू टुडेज़ टॉपिक कि एक कोई भी बंदा है तो वो कंपनी क्यों रजिस्टर करता है, या क्यों उसे कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए? क्योंकि बिज़नेस तो वैसे भी वो कर रहा है और बिज़नेस वो कर सकता है इस तरह से भी, तो कंपनी रजिस्टर करने का फ़ायदा क्या है, क्यों करनी चाहिए उसको? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे पास अमूमन लोग इसी तरह से आते हैं और कहते हैं मैडम हम कंपनी क्यों ही रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, मतलब क्यों करें? देखें, कंपनी रजिस्ट्रेशन या पाकिस्तान या पूरी दुनिया में कोई भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई बोले ना ज़रूरी है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन, अनलेस एंड अनटिल आप कहीं पकड़े नहीं जाते, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मुश्किल ना फेस करनी पड़े। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल दूंगी, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, लाइसेंस के बगैर भी तो मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ, मुझे कोई कुछ कह तो नहीं सकता। हाँ, अगर मैं पकड़ी गई वहाँ पर फिर मुझे जवाब देना होगा। इसी तरह से कंपनी है, जब तक आप चलाना चाहें चलाएं। जब FBR ने आपसे पूछा कि आप रजिस्टर्ड हैं, फिर वहाँ पे आप जवाब देंगे। जब आपने कोई बहुत आला लेवल पे काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, अपना बिजनेस स्प्रेड करना है, तो आपको तो ऑब्वियसली लोग आपसे पूछेंगे आपका NTN बना है, कंपनी रजिस्टर्ड है, वहाँ पर फिर आपको नीड होती है। वरना ये सारी चीज़ें तो ज़ाती तौर पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा अकाउंट भी होगा, मेरा NTN भी होगा, तो ये सारी चीज़ें तो वैसे भी की जा सकती हैं, पर्सनली भी की जा सकती हैं। तो कंपनी ही क्यों, कंपनी का क्या फ़ायदा होगा? मैंने बताया ना कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछेंगे मैडम मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ, आप मुझे अपना बैंक का अकाउंट शेयर करें। मैं अपना अकाउंट शेयर करूँगी या मैं अपनी कंपनी का अकाउंट शेयर करूँगी, दोनों में अच्छा खासा वैल्यू है और अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। ये सब चीज़ जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, ये सामने वाले बंदे के माइंड के साथ खेलना होता है। आप उसको कितना अपने ट्रस्ट दिखाते हैं, आप उसको अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि भाई मैं यहाँ रजिस्टर्ड हूँ, तो सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटीज़, ये भी एसोसिएटेड है कंपनीज के साथ, लाइक लिमिटेड कंपनी। तो ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटीज़ क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए सर, कंपनीज डिफरेंट टाइप की होती हैं। सिंगल मेंबर भी हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी होती हैं, LLP भी होती हैं, जिसको आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंगल मेंबर, जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि सिंगल मेंबर, 1 पर्सन ओनर एंड 1 पर्सन शेयर होल्डर एंड 1 पर्सन इज़ द लायबल और द कंपनी इज़ द लायबल। फिर होती है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में हर बंदे के अपने अपने शेयर्स होते हैं और
मिनिमम यानी 2 से आप स्टार्ट करते हैं, 49 की तादाद में आप कंपनी में पार्टनर या फिर डायरेक्टर हो सकते हैं। LLP वर्ड ही शो करता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप है लेकिन इसमें यानी आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। नहीं, मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है और कंपनी है तो वो कंपनी लायबल होगी, वो पर्सन लायबल नहीं होगा। तो मैं ये कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा हूँ कि वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली और लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। कंपनी आपने रजिस्टर कर ली, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ है नहीं, मैं आपको एग्जांपल दूँ। ये है एक कंपनी, ये हूँ मैं, ए इज़ कंपनी और ये आप हैं। कंपनी का अपना अकाउंट है, कंपनी का अपना ऑफिस है, कंपनी का सब कुछ अपना है। जो डीलिंग करती है वो भी कंपनी होती है। कंपनी सॉल्वेंट होगी तो कंपनी होगी, मैं नहीं होंगी सॉल्वेंट। यानी कि एक डिफरेंट एंटिटी है। एग्जैक्टली। ये कंपनी हो वो एक अलग शख्सियत है, मैं उसमें डायरेक्टर हूँ, मैं सिर्फ शेयर होल्डर हूँ। कंपनी एक अलग शख्सियत बन जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये फ़ायदा होता है रजिस्ट्रेशन और कंपनी का। माशाल्लाह आपकी खुद भी बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा, क्योंकि मेरा खुद भी कमर्शियल साइड ऑफ लिटिगेशन में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट, सो दैट्स वाई। नहीं, आपके क्वेश्चन से ही मुझे अंदाज़ा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, आपने मुझे कहा था कि आप बिजनेसेस को रजिस्टर करती हैं, तो क्या बिजनेस रजिस्ट्रेशन में सिर्फ कंपनीज होती हैं या कुछ और भी होता है? आप क्या क्या रजिस्टर करती हैं और क्या क्या रजिस्टर हो सकता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन में? बिजनेस रजिस्ट्रेशन का जब वर्ड आप यूज़ करते हैं ना तो बिजनेस में सब कुछ ही आ जाता है आपके कारोबार से रिलेटेड। रजिस्ट्रेशन का मतलब बिजनेस रजिस्ट्रेशन ही आ जाता है A to Z। अब उसमें आ जाती है कंपनीज भी आती है, चाहे आपका ब्रांड हो गया या आपका डिज़ाइन हो गया, ये सब भी बिज़नेस में भी आती हैं। फिर इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना वो फिर अलग रजिस्ट्रेशन है। तो ये सब चीज़ें आती है बिज़नेस में। अगर बिज़नेस को मैं अगर ब्रीफली डिफ़ाइन करूँ तो मेन जो चीज़ें होती है उसको आम ज़बान में आम लोगों को समझाने के लिए हम बोलते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन या फिर ब्रांड रजिस्ट्रेशन। फिर अगर डेप्थ में जाएँ तो आप जितना वो बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो रजिस्ट्रेशन इस तरह फिर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक ब्रांड बनाना है, इसी चैनल की अगर हम एग्जांपल ले लें, द लीगल फोरम का मुझे एक ब्रांड बनाना है, तो कंपनी बनानी है या ब्रांड बनाना है जो भी, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो रजिस्टर करवानी पड़ेंगी, बी इट माई लोगो, माई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी, या कंपनी बनानी है तो कौन कौन सी वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे रजिस्टर करवानी पड़ेंगी और क्या प्रोसेसेस होंगे उनके? देखिए सर, मैंने आपको बताया ना, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कहीं पे भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ आपको नीड हो। अगर आपको लगता है कि आपका कारोबार वाकई में इस लेवल पर है कि अभी आपको रजिस्टर करवा लेना चाहिए, लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, आपका एक अलग नाम बन गया मार्केट में, तब आपको चाहिए कि आप अपने सबसे पहले नाम यानी टाइटल या फिर ब्रांड को आप रजिस्टर करा लें। पाकिस्तान में ब्रांड रजिस्ट्रेशन करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO, वहाँ से आप अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं। फिर ऑब्वियसली जब आप 2 लोगों से मिलते हैं, अपना ब्रांड जब मार्केट में लाते हैं, आपके क्लाइंट बढ़ते हैं, आपका काम बढ़ता है, लोग आपसे अकाउंट पूछते हैं, आपकी कंपनी पूछते हैं, वहाँ पर फिर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी ब्रांड और कंपनी, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रांड क्या है, कंपनी क्या है। यकीनन आप भी हो रहे होंगे। ब्रांड एक अलग चीज़ है, कंपनी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ब्रांड है आपका नाम, आपकी पहचान। ब्रांड को कौन चला रहा है? ब्रांड को चला रहे हैं हमाद साहब। ठीक है, हमाद साहब हैं, इसका अपना ऑफिस है, इसका अपनी मतलब बाकायदा पूरा सेटअप है। अब इसको हम इंक्लूड करेंगे कंपनी में। सिर्फ हमाद का जो आगे नाम है दैट विल इंक्लूड इन दी ब्रांड या ट्रेडमार्क। ब्रांड और ट्रेडमार्क एक ही होता है। अच्छा, चलिए, ट्रेडमार्क, लोगोज वगैरह ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर हमें एक जैसे कि ब्रांड रजिस्टर करवाना है तो वो ब्रांड नेचुरली क्वेश्चन आता है कि वो अगर मैं करवा रहा हूँ तो यकीनन मेरे नाम पे वो रजिस्टर होगा, लेकिन अगर आगे फिर उसको कंपनी के थ्रू मैं बिज़नेस रन करना चाहता हूँ तो देन क्या किया जा सकता है? कंपनी का होगा वो या पर्सनली मेरा होगा, जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी ब्रांड की वगैरह जो भी चीज़ है? यानी कि अगर उस बिज़नेस को कंपनी रन करती है तो इस सब चीज़ का ऑनर कौन होगा, मैं या फिर कंपनी? देखिए, अगर तो आपने ब्रांड को रजिस्टर कराया है कंपनी के नाम पर तो ओनर हो गया कंपनी। कंपनी किसके नाम पर है? हमाद के नाम पर है। कंपनी तो टेक्निकली शेयर होल्डिंग्स पे होती है, इट्स नॉट शेयर होल्डिंग्स पे होती है, लेकिन अगर आपके नाम पर है तो वो आपके नाम पर होगी, मतलब आप पार्टनर हो गए या उसमें आप समझ लें कि शेयर होल्डर हो गए। तो ये डिपेंड करता है, ब्रांड को आप कंपनी के नाम पर भी रजिस्टर कर सकते हैं, ब्रांड को आप अपने नाम पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, कंपनी तो रजिस्टर हो गई, ब्रांड रजिस्टर हो गया, अब मज़ीद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रजिस्टर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी? अकाउंट्स हो गए, कौन सी, फॉर एग्जांपल हम स्क्रैच से एक कारोबार, एक ब्रांड बना रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें जो आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन करवानी होती हैं या करवा सकते हैं? ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन का मतलब ये है कि मेन एक बिजनेस या एक नया सेटअप रजिस्टर करने के लिए क्या क्या स्टार्ट से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें रजिस्टर डन हो गया। ये मेरा वैसे फेवरेट सब्जेक्ट है।
देखें, सबसे पहले कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं सबको बोलूँगी अपनी कंपनी रजिस्टर करा लें, ठीक है, ताकि बाकायदा 2 लोग आपसे पूछें, 4 लोग आपसे पूछें कहाँ रजिस्टर्ड हैं, आप बताएं, सर्टिफिकेट दिखाएं, अपना NTN दिखाएं। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। जब आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रजिस्ट्रेशन FVR में भी हो जाती है। अच्छा, ऑटोमेटिकली हो जाती है, मतलब करवाने की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, अलग से नहीं कराती, क्योंकि FVR और SEC दोनों लिंक्ड है आपस में। जब आप अप्लाई करते हैं कंपनी के लिए तो FVR भी आपका डेटा कैप्चर करते हैं, वहाँ से लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी होगी ब्रांड FVR में भी रजिस्ट्रेशन, और ये आपको मस्ट भी है, ज़रूरी भी है। FVR हो गया, कंपनी हो गई, देन आपको आना है ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क में आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करा लिया, अपने नाम को सिक्योर कर लिया। अब आप चाहते हैं कि मेरे ब्रांड को कोई कॉपी भी ना करें, वहाँ पर आ जाता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब ये है कि आपकी ब्रांड की सिक्योरिटी, आपने अपना ब्रांड रजिस्टर तो कर लिया, अब आपके ब्रांड को सिक्योर कौन करेगा? यानी कि आपका कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, जैसे अगर इस चैनल की हम एग्जांपल लें तो इसमें जो लोगोस हैं, इसके जो वीडियोस वगैरह हम बना रहे हैं, तो अगर हम इसको प्रोफेशनली ब्रांड के लेवल पे अगर हम करते हैं तो हमें ये सारे भी रजिस्टर बिल्कुल 100% कर सकते हैं। उसको भी अलग से रजिस्टर किया जाता है। आप किसी किताब को भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप कहानी लिखें या वीडियो बनाएं, इसको भी आर्टिस्टिक वर्क ही है ये। अच्छा, आप बात कर रही थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी आपने रजिस्टर करवाना होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मज़ीद आगे 2, 3, 4 चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो या डिज़ाइन हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को डिफ़ाइन करें, अब थोड़ा सा हमें बताएं कि ये होते क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले ट्रेडमार्क तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, दैट इज़ ब्रांड, आपके ब्रांड का नाम, जिसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। क्या चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं? किसी भी प्रोडक्ट का नाम, किसी भी दुकान का नाम, आपकी बिज़नेस का नाम में मतलब बात यह है कि आपके बिज़नेस का नाम, उसको आप ट्रेडमार्क नाम भी बोल सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट का नाम, जो भी आपने चीज़ मार्केट में लानी है उसको रजिस्टर करना है तो उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। यहाँ हो गया। अब उस ब्रांड की प्रोटेक्शन के लिए आपको करना होता है कॉपीराइट। कल को कोई बंदा उसको कॉपी करेगा तो आप FIA पे जाके उसके खिलाफ यह है कि काम कर सकते हैं। यानी FIA को अगर आपने बीच में लाना है, उन बंदे को रोकना है अपने कॉपी करने से, देन आपको चाहिए कि आप कॉपीराइट रजिस्टर करें। पहले ये कि आप इसमें पुलिस में भी आप जाते हैं, पुलिस में और फिर FIA में भी। ऑब्वियसली आप जो एक बंदा नहीं रोक रहा, वहाँ पर भी आप FIA और या फिर अपने IP ट्राइब्यूनल भी आप केस कर सकते हैं। तो कॉपीराइट के फिर ये फ़वाइद होते हैं। यहाँ तक होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस। पेटेंट इज़ इन्वेंशन, कोई भी नई इन्वेंशन जो कि आपको लगता है कि इस पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की है और आप ही उसके ओनर हैं, वो होता है पेटेंट में रजिस्ट्रेशन। पेटेंट रजिस्ट्रेशन इज़ अ हाई टेक्निकल फील्ड और जो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसमें इंक्लूडेड हैं, हम इसको करते हैं। तो पेटेंट का मतलब सिंपली यही हो गया कि कोई भी नई इन्वेंशन। एंड देन हो गया डिज़ाइन। अच्छा, काफ़ी लोगों को डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कभी नहीं पता कि डिज़ाइन भी रजिस्टर होता है। बिल्कुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल का नाम तो रजिस्टर हो गया, मोबाइल का सब कुछ रजिस्टर हो गया। मोबाइल को 7 साइड से 7 डायमेंशन से देखना, उसका किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से मतलब उसका शेप है, क्या साइज़ है, ये सब कुछ आ जाता है डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन में। तो ये बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज होती है। लोग अमूमन ये है कि अपना प्रोडक्ट तो रजिस्टर कर लेते हैं लेकिन डिज़ाइन को रजिस्टर करना भूल जाते हैं। वहीं पर फिर लोग ये है कि सेम उसी बॉटल से या उसी प्रोडक्ट से जो है मार्केट में नई चीज़ ले आते हैं लेकिन नाम चेंज कर लेते हैं। तो वहाँ पर फिर ये है कि बिज़नेस में काफ़ी इशू पड़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है फर्म्स को लेके, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, उनमें और कंपनीज़ में क्या डिफरेंस है? अच्छा, कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है SECP से, पार्टनरशिप रजिस्ट्रार और फर्म रजिस्टर करके देता है, ठीक है। यूजुअली इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कंपनीज़ में चूँकि कंपनी है, रजिस्टर हो गई कंपनी, तो लाइबल होती है कंपनी, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस में हो, उसमें कंपनी ही लाइबल होती है हर चीज़ में। जबकि पार्टनरशिप में होती है कि पार्टनर्स लाइबल होते हैं, पार्टनर्स में अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो प्रॉपरली मतलब उसमें हर बंदा ही अपने शेयर्स के हिसाब से अपनी लाइबिलिटी मुकर्रर करता है। यानी कि अगर हम किसी बिज़नेस करते हुए हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मकरूज़ हो जाते हैं, तो वो कंपनी मकरूज़ होगी, मैं ज़ाती तौर पर मकरूज़ नहीं होगा। कोई बंदा अगर गला पकड़ेगा तो कंपनी का पकड़ेगा तो कंपनी का पकड़ेगा, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। आपका नहीं, आपको नहीं कुछ कह सकते। और पार्टनरशिप पे वो मेरे पैसों पे आ सकता है। पार्टनर में आपकी खैर नहीं है। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो ये क्या चीज़ होती है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी काइंड ऑफ पार्टनरशिप ही उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉरी मैं कंपनी बोल रहा हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात। पार्टनरशिप या उसको आप कंपनी खैर बोल दें, एक ही उसमें कैटेगरी में आ जाती है। ये भी देखिए, जहाँ पर आपने वर्ड यूज़ किया ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हर बंदा अपने उस पर लाइबल हो गया।
अच्छा, जब हम कोई कंपनी वगैरह रजिस्टर करवाते हैं तो इसकी अथॉरिटी कौन होती है? ये हम कहाँ पे रजिस्टर करवाएँगे? और इसके अलावा जो आपने ट्रेडमार्क्स और दूसरी सारी चीज़ें बताई, इनकी अथॉरिटीज़ कौन-कौन सी हैं? ये कहाँ-कहाँ पे जाके हमने इनको रजिस्टर करवाना होगा? कहाँ-कहाँ रजिस्टर होंगी? देखिए, पाकिस्तान में कंपनीज रजिस्टर को मेनली इदारा जो कवर करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। बाकी एफवीआर भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि जब आप एससीसीपी में रजिस्टर करते हैं तो आपको एफवीआर में भी रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है। विदाउट एससीसीपी आप एफवीआर में नहीं कर सकते, एफवीआर के बगैर आप एससीसीपी में नहीं कर सकते, ये ज़रूरी है। ये आपको हो गया एफवीआर और एससीसीपी, इसने कंपनी को कवर कर लिया। फिर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, ये सब रजिस्ट्रेशन करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO, वहाँ से होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ डॉक्यूमेंटेशन। कौन-कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन-कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है इन सारी चीज़ों को रजिस्टर करवाने के लिए? कंपनीज़ को रजिस्टर करवाने के लिए कौन-कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है? पार्टनरशिप के लिए क्या-क्या रिक्वायर्ड है? और उसके अलावा जो भी आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की बात की, उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है? देखिए सर, चाहे बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, मेन चीज़ होती है आपका सबसे पहले शनाख्ती कार्ड। नंबर नहीं, पिक्चर चाहिए होती है। किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पिक्चर चाहिए होती है शनाख्ती कार्ड की। मोबाइल, ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ें होती हैं मेन। फिर उसके बाद चाहे घर का ऑफिस है और घर का एड्रेस है तो घर का, ऑफिस का एड्रेस है तो ऑफिस एड्रेस। ये हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। फिर आपका डिपेंड करता है बिज़नेस आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर रहे हैं या कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं। कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो कंपनी का नाम, ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर रहे हैं तो ब्रांड का नाम, या फिर अगर कंपनी के नाम पर कर रहे हैं तो फिर कंपनी का नाम। अच्छा, मैंने कंपनी रजिस्टर करनी है तो वो कौन-कौन से कोर डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए? यानी आप मुझसे जिस तरह बोल रहे हैं। मुझे कंपनी बनानी है स्क्रैच से, अभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है, तो कौन-कौन से वो डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड कौन-कौन सी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप किसी को दिखा सकें? ठीक है, देखिए, अगर कंपनी को आप रजिस्टर करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट देते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें इंक्लूड होता है कि आपकी कंपनी किस तरह से चलेगी, क्या काम करेगी, उसमें डीपली उसमें डिफ़ाइन हुआ है। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, यानी ये कंपनी किस तरह से चलेगी, इसका क्या एड्रेस है, इसमें कितने लोग हैं, क्या शेयर्स हैं, इसका ऑफिस एड्रेस क्या है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट आपको दे दिया। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इसने दे दिया SCCP ने। और फोर्थ है NTN, जो कि FVR आपको देगा, बाकायदा कंपनी के नाम से होगा। जो भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके नाम से आपको बाकायदा NTN मिलेगा, ये FVR आपको देगा। FVR और SCCP दोनों लिंक्ड है। अच्छा, एक कंपनी को या बिज़नेस की बात नहीं करते, चलिए कंपनी की बात करते हैं कि एक कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम आपको चाहिए होता है, और इस पे कितनी कॉस्ट आती है? वकील साहब आपसे क्या फ़ीस लेते हैं, और इसके अलावा टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आती है? कंपनी को रजिस्टर होने में अगर सही इदारे चलें, जिस तरह मैंने आपको आजकल इस्लामाबाद के हालात का पता है, अगर सही से प्रॉपर्ली हालात सही हों तो अमूमन 2 दिन लगते हैं या फिर हार्डली 3 दिन लग जाते हैं। जो मेन टाइम लगता है वो होता है नेम रिजर्वेशन में, क्योंकि आप सबसे पहले नाम के लिए अप्लाई करते हैं, साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नाम के लिए अगर अप्लाई करें तो वहीं पर आपकी ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं। अगर तो किसी के साथ सिमिलर है तो SCCP आपको कभी नाम नहीं देगा, एग्जैक्ट नंबर तो देगा ही नहीं देगा, और सिमिलैरिटी की बेस पे भी आपको नहीं मिलेगा, यानी रिजेंबल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ये बात हो गई। कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं, आई थिंक प्रोहिबिटेड भी होते हैं, तो वो तो आपको ऑब्वियसली वो नहीं मिल सकते हैं। जिस तरह किसी प्रोविंस के नाम से आपने नाम रखा, या कंट्री के नाम से रखा, या कोई इस्लामिक नाम आपने रखा, तो वहाँ पर ये है कि प्रोहिबिशन का वो आ जाता है कि आप नहीं कर सकते हैं। फिर तो हम तो देख रहे होते हैं मदीना ट्रेवल्स एंड टूर्स। देखें, या तो उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई है, ठीक है, पहली बात, खाली बोर्ड लगा दिया, हाँ जी, या अगर उन्होंने कराई है तो सिर्फ FVR में कराई है, जिसको सिंपल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। FVR में अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो वो हो जाते हैं, किसी भी नाम से हो जाते हैं, लेकिन मैं उसको, है तो वो भी कंपनी, लेकिन देखें एक होती है ना बाकायदा हर जगह पे। अच्छा, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे 2 दिन लगते हैं, तो जो अगर हम प्रोसेस देखें, लॉ देखें, तो उसमें कंपनी का जो नाम है वो रजिस्ट्रार पहले तो रजिस्टर करने से पहले उसको पब्लिकेशन वगैरह करता है, और उसमें पब्लिक ऑब्जेक्शंस कॉल होते हैं, जो कि उसके लिए भी टाइम देना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप 2 दिन का कह रही हैं, तो इन 2 दिन में कैसे कवर होती हैं ये सारी चीज़ें? ये इसके लिए कोई डिफरेंट प्रोसीजर है, क्या है? सर अब ये देखिए, ये अंदर के मामला हैं SCCP के, ठीक है, ये अब अंदर के मामला है कि वो आगे फाइल आपकी कहाँ तक पहुँचाते हैं, आगे से अप्रूवल कहाँ लेते हैं, ऑब्जेक्शन कहाँ पे लेते हैं। ऑब्वियसली उनके अपने अपने डिपार्टमेंट हैं। आप यहाँ से जैसे ही फाइल भेजते हैं वो सबसे पहले जाती है जहाँ पर नेम रिजर्व होते हैं उस डिपार्टमेंट में। नाम आपका वेरीफाई हो जाता है कि भाई आपको मिल सकता है ये नाम, देन वो जाती है इनकॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट में,
जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी, मतलब वो इनकॉर्पोरेशन नंबर आपको इशू करती है और आगे डॉक्यूमेंट्स वाले को जहाँ पर सर्टिफाइड आपको मिलते हैं डॉक्यूमेंट, उनको फॉरवर्ड हो जाती है कंपनी, तो वहाँ से आपको ये है कि सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। मैंने बताया ना, देखिए पाकिस्तान को लोग काफ़ी गलत बोलते तो हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे अच्छा चलेगा। मैं SCCP को आज से तकरीबन 2018 में जब मैंने देखा था, इतना सब कुछ ऑनलाइन नहीं था। अभी जब मैं देखती हूँ हर चीज़ क्लिक पर और इतनी फास्ट हो रही है कि आपकी सोच है, मतलब SCCP को लोग, कंपनी को अगर मैं किसी को बोलूँ 2 दिन में रजिस्टर हो रही है तो लोग हैरान होते हैं कि 2 दिन में कैसे कंपनी हो जाती है, तो हो जाती है। और SCCP ने वाकई में बहुत इंप्रूव किया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन का पार्ट कॉस्ट का भी था कि कॉस्ट कितनी आती है, वकील कितनी फ़ीस लेते हैं और इन जनरल कितनी कॉस्ट आती है सब पूरे प्रोसीजर में। देखिए मैंने देखा है काफ़ी लोग अपने डिपेंड करते हैं लोग क्या चार्जेस लेते हैं, लेकिन हर बंदा ऑब्वियसली अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा अच्छा चार्ज करते हैं। और हम इसको गलत नहीं कह सकते कि कोई अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको। अच्छा, यहाँ पे आपने कैपिटल की बात की थी, तो आप इसका थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट बता दें कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, अनपेड कैपिटल क्या होता है, कितना रिक्वायर्ड होता है एक कंपनी के लिए। देखिए सर, मिनिमम कंपनी को तो अगर लॉ की नज़र से देखा जाए तो कोई भी आप कैपिटल रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन SCCP में आप मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी की टोटल वर्थ, कंपनी की टोटल कीमत क्या है, ठीक है। देन उसमें होता है पेड अप कैपिटल। अब इस कंपनी की कीमत है 1 लाख फॉर एग्जांपल, उसमें पेड अप में मेरा कितना शेयर्स हैं, आपका कितना शेयर है, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। यानी कंपनी में जिसके जितने शेयर होते हैं उसको हम पेड अप कैपिटल। यानी कि आपने कितने पैसे दे दिए हैं। और ऑथोराइज कैपिटल मतलब आप कितने तक ऑथोराइज हैं कि कितने तक आप और दे सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक ऑडिट की भी बात आती है, ये ऑडिट क्या होता है, क्या ये रिक्वायर्ड है, हर कंपनी को करवाना होता है या कोई इसका डिफरेंट प्रोसीजर है? और क्या वो कैपिटल पे भी डिपेंड करता है कि कोई कैपिटल फिक्स लिमिट तक होगा तभी आपको करवाना पड़ेगा या सबके लिए होता है? ऑडिट के लिए देखिए आम अल्फाज में मैं लोगों को बोलती हूँ कि रिन्यूअल, क्योंकि अगर हम ऑडिट या इसको कंप्लाइंसेस को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो लोग नहीं समझते हैं इतना, तो मैं लोगों को ये बोलती हूँ सिंपल अल्फाज में अपनी कंपनी की रिन्यूअल कराएं, जो साल में एक ही मरतबा होती है, या ऑडिट भी आप बोलें साल में एक ही मरतबा आपको कराना पड़ता है कंपनीज़ का। सिंगल मेंबर पे एक बंदा अगर है तो उस पर नहीं होता है, लेकिन जहाँ से 2 लोग स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर उनको कराना पड़ता है साल में 1 मरतबा। देखिए सर, ऑडिट जो होता है अमूमन अंडर द SCCP लॉ, वो कंपनीज जिसका 10 लाख से ज़्यादा कैपिटल है, जिसने शो किया है, उसको ज़रूरी है कि वो साल में 1 मरतबा जब अपने रिटर्न जमा करते हैं SCCP के, वहाँ पर उसको अपने ऑडिट शो करने पड़ते हैं। और जो भी 10 लाख से कम होती है, इवन 9,99,000 भी हो, तब भी उस पर लायबल नहीं है कि वो अपने शो करें। तो होता क्या है, यानी कि उसमें हम SCCP को क्या देते हैं, उसमें हम बताते क्या हैं एज ए कंपनी? आपने कंपनी को टोटल A to Z अपने अकाउंट्स दिखाने होते हैं, अकाउंट शो करने होते हैं, अपना कैपिटल शो करना होता है, कंपनी ने कितना काम किया, कितने पूरा जो मतलब कंपनी का इन्वेंट्री क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, क्या चीज़ें हैं, A to Z सब कुछ आपने उसमें एक्सप्लेन करना होता है। आपको एक बैलेंस शीट बना के देना होता है। इस सब मैं अगर इसको आसान अल्फाज मैंने बताया ना, कंपनी की रिन्यूअल में इसको इस तरह इसलिए बोलती हूँ कि 1 मरतबा फिर से अपनी कंपनी खोल के आपको बतानी पड़ती है गवर्नमेंट को शुरू से। पूरी एक ओपन बुक आपने बना के बतानी होती है कि ये हमारे पास है और हम आगे के ये प्लान रखते हैं, बस इस तरह से है। अच्छा, कंपनी की अगर हम टाइप्स की बात करें, हम अक्सर सुनते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, तो ये टाइप्स का क्या डिफरेंस है, कितनी टाइप्स होती हैं और क्या डिफरेंस है इनमें? अच्छा सर, सिंगल मेंबर कंपनी चूंकि आपको बताती है नाम से ही कि सिंगल मेंबर है, 1 ओनर कंपनी है। फिर होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू होती है 2 लोगों से लेके 49 की तादाद में इसमें मेंबर या पार्टनर या डायरेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें कंपनीज आ जाती हैं या पब्लिक आके अपने शेयर डालते हैं, उसको बोलते हैं हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। यानी कि वो लिस्टेड कंपनी होगी, उसमें पब्लिक के शेयर, यानी कि पब्लिक का पैसा भी उसमें लगा हुआ होगा जी। प्राइवेट में यानी कि जो सिर्फ प्राइवेट लोग हैं उनका पैसा, हर बंदे का अपना अपना है, उसमें हर कोई बंदा नहीं आ सकता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड बंदे में कोई भी बंदा आपको आके उसमें इंक्लूड हो सकता है। अच्छा, जब पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है तो क्या एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट की जा सकती है पब्लिक में? हर कंपनी को कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे वो सिंगल मेंबर से प्राइवेट लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड से सिंगल मेंबर हो, या प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। चूँकि सिंगल मेंबर में 1 ओनर, प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं। इस तरह से पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर ओपन मार्केट में अपने शेयर्स दिखाने पड़ते हैं और लोग आपके फिर शेयर्स लेते हैं, यानी हर बंदा आपको आके शामिल हो सकता है। ये कन्वर्जन हो सकता है लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू।
पब्लिक सिंगल मेंबर को प्राइवेट लिमिटेड करने में आप 1 दिन में भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में करने के लिए आपको पहले प्राइवेट लिमिटेड 10 साल तक प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको पब्लिक लिमिटेड में करना। उसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब आप कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं या सब कुछ मैंने बताया ना ऑनलाइन, सब ऑनलाइन होता है, मतलब उसके लिए आपकी सर्विसेज लेनी चाहिए क्या एज कॉर्पोरेट लॉयर्स की? हाँ, बस ये कि कोच जो अपने एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है, हमारे पास हर चीज़ के ड्राफ्ट मौजूद होते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। एक आम बंदे के लिए तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है। ऑब्वियसली मेरे पास हर एक चीज़ के बाकायदे पेजेस ड्राफ्ट पड़े हुए हैं, हर एक प्रोसीजर मुझे ज़बानी याद हो गया, आंखें बंद करके मुझे पता है कि कौन सा क्लिक कहाँ करना है। काम है। क्या कंपनीज ऑनलाइन रजिस्टर हो सकती हैं पाकिस्तान में? सर पाकिस्तान में जितना कंपनीज ने तरक्की की है, हर डिपार्टमेंट नहीं की होगी ऑब्वियसली, लेकिन चूँकि ये मेरा फील्ड है तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है इस वक्त। कंपनीज रजिस्ट्रेशन मैंने जब आपको 2 दिन बताया तो मेरे ख्याल में आपको वहीं से अंदाज़ा लगानी नहीं चाहिए कि LLC भी जब आप US में रजिस्टर करते हैं उसमें भी हार्डली 20 डेज़ आपको लग जाते हैं, 18 से 20 दिन या 15 से 20 दिन लग जाते हैं। SSCP पाकिस्तान के इदारे ने सबसे इस वक्त दुनिया में सबसे जल्दी जो चल रहे हैं वो SSCP है, पाकिस्तान का इदारा है। तो ये मेरे लिए नहीं तो मतलब वहाँ जाना पड़ता है या सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं? सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ अब सब कुछ ही ऑनलाइन है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं। एक आध डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें फिजिकली बाकायदा जमा करने पड़ते हैं, लेकिन जब कोरियर जिंदाबाद तो फिर आपको जाने की क्या ज़रूरत है। फॉर्म्स भी होते हैं ना उसमें, आई थिंक फॉर्म 29, फॉर्म A, सब कुछ ऑनलाइन होता है। फॉर्म 29 इज़ एक्चुअली एनुअल रिटर्न या रिन्यूअल ऑफ द कंपनी, या एनुअल रिटर्न ही आप उसको बोल दीजिए, तो वो कंपनीज़ के होते हैं और वो भी ऑनलाइन होते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो कि बाहर का है, फॉरेनर है, वो कंपनी में ऐड हो रहा है एज अ डायरेक्टर, तो उसमें हम फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी हमने बताया ना कि कोरियर के थ्रू आप ले जाएं, वो वहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, तो सब कुछ टक टक पे आपको हो जाता है। अच्छा, आपने शेयर होल्डर्स की बात की, बीच में डायरेक्टर्स की टर्म यूज़ हुई, तो ये कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं और डायरेक्टर्स कौन होते हैं? अच्छा देखिए, डायरेक्टर यानी एक बंदे को आपने नामी कलामी कंपनी में डाल दिया, आपके साथ है, चला रहा है कंपनी, आप उसको साइनिंग अथॉरिटी भी दे सकते हैं, वो आपके साथ कंपनी में है। शेयर होल्डर में बाकायदा आपने उसको शेयर्स दे दिए हैं कंपनी में, अब उसको प्रॉफिट में भी वो आपके साथ है, लॉस में भी आपके साथ है, तो वो शेयर होल्डर आपका बन गया है। डायरेक्टर तो आप समझ लीजिए कि आपने एक बस मुजस्समा अपने साथ खड़ा कर लिया अपने साथ कंपनी चलाने के लिए। यूजुअली लोग सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड टाइटल लेने के लिए ही अपने साथ सिर्फ डायरेक्टर को ऐड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच लाइबा, आपने टाइम दिया, बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन थी, बहुत अच्छी डिस्कशन थी, बहुत मज़ा आया इस डिस्कशन में, काफ़ी नॉलेजेबल भी थी। होपफुली आपने भी इंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।